नमस्कार, शक्ति क्लासेस आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शक्तिराज राय। आज हम लोग रचना शरीर के अंतर्गत त्वचा नामक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इसको हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं त्वचा के वर्णन में इसका परिचय। सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंगों को बाहर से आवृत करने वाली एवं स्पर्श इंद्रिय का अधिष्ठान त्वचा होती है। देखिए, बहुत सामान्य सी बात है कि अंग प्रत्यंग को क्या होगा, बाहर से आवृत करता है। और दूसरा यहाँ आप ध्यान रख सकते हैं, स्पर्श इंद्रियों की अधिष्ठान त्वचा होती है। दूसरी बात करें तो ये स्वेद व स्रोतस एवं लोमकूप का आश्रय भी है। यही त्वचा है जो कि स्वेद व स्रोतस और लोमकूप का आश्रय होता है। त्वचा का अगर निर्माण देखें तो एक बात यहाँ ध्यान रखें, जिस प्रकार दूध के पाक होने पर संतानिका बनती है, बहुत कॉमन सी बात है जो आयुर्वेद के का सिद्धांत है ये, कि जिस प्रकार दूध के पाक होने पर संतानिका मलाई बनती है, उसी प्रकार निश्चित रूप से प्रवृत्त भूतात्म अधिष्ठित। अब यहाँ देखिएगा, शुक्र और शोणित के पक्व होने पर, शुक्र और शोणित के पक्व होने पर 7 त्वचाओं के स्तर बनते हैं। ठीक है, त्वचा की संख्या नहीं है बल्कि ये 7 जो है त्वचा के स्तर कहे जाते हैं। यहाँ आप श्लोक देख सकते हैं। अच्छा, एक बात और देखेंगे, शुक्र और शोणित के पक्व होने पर त्वचा का निर्माण होता है और शुक्र और शोणित के मिलने पर गर्भ का निर्माण होता है। तो जब भी आपसे अगर कोई पूछे कि शुक्र और शोणित के पक्व होने पर किसकी उत्पत्ति होती है, तो त्वचा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और शुक्र शोणित के मिलने पर किसका निर्माण होता है, गर्भ का निर्माण होता है। यहाँ श्लोक को थोड़ा देख लिया जाए। शुक्र शोणितस्य अभिपच्यमानस्य, ठीक है, ये अभिपच्यमानस्य, क्योंकि हमें कभी कभी एग्जाम में श्लोक भी मिलता है कि ये किसके बारे में कहा गया है। तो शुक्र शोणित के साथ अभिपच्यमानस्य क्षीरस्य एवं संतानिका, संतानिका हम कहते हैं मलाई को, सप्त त्वचा भवती। कितनी त्वचाओं का निर्माण होता है, 7 त्वचाओं का निर्माण, 7 त्वचा के स्तर बनते हैं, सप्त त्वचो भवंती। ये रेफरेंस देखिएगा, ये सुश्रुत सारी 4 का रेफरेंस है, सुश्रुत सारी 4। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि किसने कितनी त्वचाओं के स्तर माने हुए हैं या भेद माने हुए हैं। त्वचाओं की संख्या में देखिए, चरक, वृद्ध बाघभट्ट, ध्यान रखिएगा, वृद्ध बाघभट्ट, काश्यप और भेल, इन्होंने संख्या कितनी मानी है, 7 मानी है। इसका जो सबसे बेसिक प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि किस आचार्य ने कितनी त्वचा मानी हुई है। तो यहाँ देखिएगा, चरक, वृद्ध बाघभट्ट, काश्यप और भेल। देखिए, भेचक याद किए थे, भेचक, ठीक है, भेचक कितना माने, भेचक 6 त्वचा मानी हो गया। भेचक के साथ कौन जुड़ जाएगा, वृद्ध बाघभट्ट जुड़ जाएंगे। सुश्रुत को देख सकते हैं, लघु बाघभट्ट को देखिए और सारंगधर, इन्होंने त्वचा की संख्या कितनी मानी है, 7 मानी हुई है। अब आप थोड़ा सा देखिए, बहुत ज्यादा कोड की आवश्यकता नहीं है। स से सुश्रुत, स से सारंगधर, स से 7। ऊपर देखिए नाम में कहीं हमें स नहीं दिख रहा है। बाकी हम वृद्ध बाघभट्ट को कहें तो वो 6 माने हुए हैं और लघु बाघभट्ट हम कहें तो 7 माने हुए हैं। एक बात और देख सकते हैं, वृद्ध बाघभट्ट का जो काल होता है वो 6वीं शताब्दी है और लघु बाघभट्ट का काल कौन सा होता है, 7वीं शताब्दी होता है। तो हर चीज को याद करने के लिए कोड की जरूरत नहीं होती है। कोड हम वहां बनाएंगे जहां हमें कोई चीज परमानेंट याद रखनी होती है, और दूसरा उस परमानेंट याद करने में बार बार हम भूल जाते हैं, तब याद रखते हैं। सामान्य सा सोचिएगा फिर से, सुश्रुत सारंगधर, स से सुश्रुत, स से सारंगधर 7 हो गया। ऊपर कहीं स नहीं है, चरक है, वृद्ध बाघभट्ट, काश्यप और भेल है। भेचक हम याद ही किए थे, भेचक, भेचक बार बार आएगा, हम लोग को ध्यान रखेंगे, इन्होंने 6 माना हुआ है। और वृद्ध बाघभट्ट का काल 6वीं शताब्दी, लघु 6वीं शताब्दी, लघु बाघभट्ट का काल 7वीं शताब्दी है। तो इनको आप देख सकते हैं, उसी के हिसाब से इनकी त्वचाओं की संख्या भी दी गई है। जो आधुनिक विज्ञान कितना मानता है, 7 मानता है, तो आधुनिक विज्ञान को अलग से याद कर लेते हैं, ये 7 मान लिए हुए हैं। अब ये तो बड़ी सामान्य सी बात थी, बहुत शुरुआती बात थी कि हाँ त्वचा की परिभाषा क्या हो जाएगी, त्वचा का निर्माण कैसा होता है और कैसे होता है और किन आचार्यों ने त्वचा की संख्या कितनी मानी है। जब हम ये पॉइंट देखते हैं तब हमारे पीजी में सबसे अधिक सवाल यहाँ से आता है और इसको हम अच्छा सवाल के रूप में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं चरक के अनुसार त्वचा, ठीक है, चरक के अनुसार त्वचा, चरक के अनुसार त्वचा कितने होते हैं, 6। ये चरक सारे साथ में आया है, रेफरेंस ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा पढ़ते समय।
अब ये कहते हैं पहला कौन सा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, यही 6 त्वचाएं चरक माने हुए हैं। इनको अगर देखें तो पहले को ये बाह्य त्वचा कह दिए हैं, तो जो बाह्य त्वचा होगा सबसे बाहर, इसको हम क्या कहते हैं, उदक धरा। उदक धरा, उदक धरा ध्यान रखिएगा। जो द्वितीय होती है वो अश्रिक धरा होगी, ठीक है। तो उदक और अश्रिक को थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम लोग अगर धातुओं को देखते हैं तो पहले क्या कहते हैं, रस और रक्त, तो पहला वाला उदक होगा, दूसरा वाला रक्त हो जाएगा। अश्रिक धरा को हम लोग रक्त धरा भी कह सकते हैं। अब आपको याद क्या करना है कि तीसरी, चौथी और पांचवी, ध्यान रखिएगा, छोटा सा हम लिख दे रहे हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें किस व्याधि की उत्पत्ति होती है या किस व्याधि का ये अधिष्ठान होता है, ये हमें याद करना अत्यंत जरूरी है और हमेशा के लिए। तो अब यहाँ देखिए छोटा सा हम शब्द लिखेंगे, सिक्की, दकु और अवी, ठीक है, सिक्की, दकु और अवी, यही हमको ध्यान रखना होगा। अगर हम केवल इतना ध्यान रखें, सिक्की, दकु, अवी, सिक्की से क्या होगा, सिद्म और किलास, दकु से क्या होगा, दद्रु और कुष्ठ, अवी से क्या हो जाएगा, अलजी और विद्रधि। तो सिक्की, दकु और अवी, बाकी कोड की आवश्यकता नहीं है। सिक्की, दकु, पहला क्या होगा, उदक धरा होगा, दूसरा क्या होगा, रक्त धरा होगा, तीसरा क्या होगा, तीसरा अधिष्ठान क्या होगा, सिद्म, किलास, दद्रु, कुष्ठ, अलजी, विद्रधि, सिक्की, दकु, अवी। और अगर हम बात करें छठवीं के लिए तो ये कहते हैं जब यस्सह ताम्य अंध इव तम प्रवेश, अगर कहते हैं जो छठवीं त्वचा होती है अगर उस पर आघात होता है या वो कट जाती है तो तम प्रवेश जैसा लक्षण मिलता है, अंधकार में प्रवेश करते समान अनुभूति, तम प्रवेश, ये बहुत पूछा जाता है। क्योंकि बहुत इजीली हम देख लेते हैं, पहला उदक है, दूसरा अश्रिक दर है, सिक्की, दकु, अभी, तम प्रवेश यहाँ से देख लेते हैं और अंधकार में प्रवेश के समान। और एक और बात यहाँ याद रखेंगे, कृष्ण और रक्त वर्ण की, देखिए पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वर्ण बहुत क्लियर होना पड़ेगा। कृष्ण और रक्त वर्ण की स्थूल मूल वाली दुष्चिकित्सा अरुंसिकाओं की उत्पत्ति होती है। अरुंसिकाओं की उत्पत्ति, अरुंसिका एक क्षुद्र रोग के तहत आता है, फुंसी आदि की उत्पत्ति होनी, आप इसको कह सकते हैं। तो कृष्ण और रक्त वर्ण की स्थूल मूल वाली दुष्चिकित अरुंसिकाओं की उत्पत्ति किसमें होती है, वो छठवीं त्वचा पर आघात होने पर या कटने पर ये लक्षण हमको मिलता है। तो चरक के अनुसार अगर देखेंगे तो यही 6 त्वचा है और 6 त्वचा में उदक धरा, अश्रिक धरा, फिर सिक्की, दकु, अभी, सिक्की, दकु, अभी वर्ड ध्यान रखिएगा। उसके अलावा तम प्रवेश और कृष्ण रक्त वर्ण की स्थूल मूल वाली दुष्चिकित अरुंसिकाओं की उत्पत्ति मानी जाती है, पर्वों में होती है। यह टॉपिक इसीलिए विशेष है कि चरक 6 त्वचाओं को बोले हैं और सुश्रुत 7 त्वचाओं का वर्णन किए हैं और इसमें इतनी चीज़ें हमें ध्यान भी रखनी होती है। इसलिए फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, पीजी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। हर साल एक आध सवाल आपको मिल जाते हैं। अब सुश्रुत की इन त्वचाओं को याद करने के लिए देखिए 7 त्वचाएँ होंगी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी और सप्तम। यहाँ देखिए अवभासिनी, फिर आपको मिलेगी लोहिता, फिर होगी श्वेता, फिर ताम्रा, वेदनी, रोहिणी और मांसधरा। कौन कौन सी हुई, नाम पहले ध्यान रखें, अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, रोहिणी और मांसधरा। इसके अगर पहले पहले अक्षर को ले लिया जाए तो आपको एक शब्द मिलता है अलो, यही याद करते हैं, अलो, श्वेता, वै, रो, मा। लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख दे रहे हैं, अ, लो, श्वेता, वै, रो, मा। अ, लो, श्वेता, वै, रो, मा। अ, लो, श्वेता, वै, रो, मा। ये बहुत कॉमन कोड है, सब लोग लगभग ऐसे याद करते हैं, अ, लो, श्वेता, वै, रो, मा। पहली बात हो गई। अब इन त्वचाओं की मोटाई अगर देखा जाए तो आपको पहला मिलता है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा इसका जो इकाई है व्रीहि में दिया हुआ है,
ये कभी कभी क्या होता है कि इसकी इकाई बदल के भी आंसर दे देते हैं और हम लोग वो अंक तो याद किए ही रहते हैं और ध्यान नहीं देते हैं कि उसकी इकाई क्या दी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये ब्रीही में दिया गया है। इसका प्रमाण कितना होगा? 1/18, 1/16, 1/12, 1/8, 1/5, फिर 1 ब्रीही और 2 ब्रीही। तो लास्ट के 2 तो 1 और 2 ब्रीही हो जाएंगे। बेस्ट तरीका होगा 18, 16, 12, 8, 18, 16, 12, 8, 5। अब देखिए क्या है, 1/18, 1/16, 1/12, 1/8। मन में याद कर लीजिए, 1/18, 1/16, 1/12, 1/8 यहाँ आ गए। अब जो 5वीं त्वचा होगी, यहाँ इसको देख लीजिएगा, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि नहीं। जो 5वीं त्वचा होती है वो 1/5 ब्रीही होगी। लास्ट के 2 अगर 6वीं और 7वीं को देखें तो ये 1 ब्रीही हो जाएगी और 2 ब्रीही हो जाएगी। तो 1/18, 1/16, 1/12, 1/8, 1/5, फिर 1 ब्रीही और 2 ब्रीही। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब ये कहते हैं कि इनकी विशेषता क्या होगी, मतलब अब देखिए जो सबसे बाहरी त्वचा होगी, बाहरी त्वचा, ये क्या होगा? सर्वान वर्णान अवभासयति, सर्वान वर्णाव अवभासयति, सभी वर्णों को प्रकाशित करने वाला। जो त्वचा का वर्ण होता है, जो व्यक्ति का वर्ण होता है, यही त्वचा अवभासनी, नाम ही इसका अवभाषित करने वाली। तो याद नहीं करना होता है, अपने आप हम याद कर लेते हैं कि अवभासनी क्या करती है? सभी वर्णों को अवभाषित करती है। और कहते हैं 5 विध छाया का प्रकाशन करने वाली होती है। 5 विध छाया का प्रकाशन, जो त्वचा सबसे बाहर होगी वही प्रकाशित करेगी। तो 5 विध छाया का प्रकाशन कौन करता है? अवभासनी करेगी। तो इसके हम नाम से ही जान जाते हैं, अवभासनी से। अवभाषित करना, क्या अवभाषित करना? वर्ण को अवभाषित करेगी और 5 प्रकार की छाया को अवभाषित करेगी। ठीक है, अब बाकी अगर देखें तो जो हर त्वचा पे कुछ व्याधियों का अधिष्ठान होगा जो कि वहीं से उत्पन्न होगा। सबसे पहले आपको सिद्म और पद्मकंटक, सिद्म और पद्मकंटक नाम याद रखना होगा। तो यहाँ पर आप सीप याद कर लीजिए, सीप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, सीप, मोती सीप जो होता है, सीप क्या होता है? चमकता रहता है, अवभाषित होता रहता है। तो सीप याद करिएगा अवभाषणी के लिए। सीप से क्या होगा? ठीक है, मात्रा बड़ी भले लगा दिए हैं आसानी के लिए, हमको सिद्म और पद्मकंटक मिल जाएगा। सिद्म और पद्मकंटक, सीप आप पहली त्वचा हो जाएगी। दूसरे के लिए क्या आता है? लोहिता के लिए अगर देखेंगे, लोहिता के लिए हमको मिलता है तिलकालक, नक्ष और व्यंग। चलिए अपनी सुविधा के लिए इसको हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं। आप लिख लीजिए वतन, याद कर लेंगे वतन। लोहित, लोहिता, लोहित हम रक्त को भी कहते हैं, लोहित। लोग कहते हैं अपने वतन के लिए हम खून दे देंगे, हैं, रक्त दे देंगे, रक्त। वतन, वतन, व से क्या होगा? व्यंग, त से क्या होगा? तिलकालक, और न से क्या हो जाएगा? नक्ष। वतन याद कर लिए, वतन, वतन के लिए लोहू बहा देंगे, लोहित, लोहित, वतन, वतन, व्यंग। अच्छा, ये तीनों सब क्या है? क्षुद्र रोग में आते हैं। जो सुश्रुत पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, वतन, व्यंग, तिलकालक और नक्ष। ठीक है, तीसरी आती है श्वेता। श्वेता को अगर देखिए तो श्वेता किसी का नाम है, श्वेता किसी का नाम है। वो क्या करी है? MCA की हुई है, MCA याद कर लीजिएगा, MCA। ठीक है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। श्वेता नाम है, किसी का नाम है श्वेता, तो MCA। M से क्या हो जाएगा? मशक, C से क्या हो जाएगा? चर्मदल, और A से क्या हो जाएगा? अजगलिका। देखिए आप पढ़ते पढ़ते नाम को अपने आप याद कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें कनेक्ट करने के लिए चाहिए। अच्छा, श्वेता, MCA, MCA से क्या होगा? मशक, चर्मदल और अजगलिका। फिर से समझिएगा, जो पहली त्वचा है उसमें सीप आ गया, अवभाषणी। लोहिता के लिए क्या हो जाएगा? वतन, वतन पर लोहू। और तीसरे के लिए हम लोग MCA याद कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर की 3 चीजें याद हो गई। अब बहुत आसानी से हम 2 याद कर लेते हैं, ये बहुत ही प्यारे तरीके से। एक को हम कहते हैं किक्कू और दूसरे को क्या कहते हैं? विक्कू। ठीक है, ऐसे ही आपको याद कराते हैं क्लास में, किक्कू और विक्कू। बहुत ज़्यादा कोड की ज़रूरत नहीं है, सीधे से जो नाम दिख रहा है उसी को पकड़ लीजिए। तीनों होने के बाद
किक्कू, किलास और कुष्ठ, विसर्प और कुष्ठ। हो सकता है आपको ये कंफ्यूजन हो कि पहले बिक्कू था कि पहले किक्कू था, तो पहले क वाला, क पहले आता है, वह बाद में आता है। तो किक्कू और विक्कू याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे? किक्कू और विक्कू। किक्कू से क्या होगा? किलास और कुष्ठ, और विक्कू से क्या हो जाएगा? विसर्प और कुष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो ये पांचवी कला। अब वैसे भी देख सकते हैं व से वेदनी है तो विसर्प वाला होगा, इसी से कनेक्ट करिए। रोहिणी को अगर हम देखें तो एक व्रीहि प्रमाण का होगा, और देखेंगे ग्रंथि, अपची, अर्बुद, श्लीपद और गलगंड। फिर से नाम देखिएगा, ग्रंथि, अपची, अर्बुद, श्लीपद और गलगंड। हाँ, रोहिणी, रोहिणी से याद कर, इसको याद कर सकते हैं गैस, GAS, बहुत सामान्य तरीके से याद कर लेते हैं। और वो भी क्या, 2 ठो G होगा, 2 ठे A होगा और 1 यस होगा। ठीक है, रोएगा, रो रहा है, कौन रो रहा है? जब बहुत गैस हो रहा है, बहुत गैस हो रहा है तो रो रहा है। रो से रोहिणी, रो से रोना, रो से, ठीक है, गैस याद किया, G2A2S। सामान्य गैस नहीं है, स्क्वायर वाला है, तो 2G के ऊपर स्क्वायर, A के उसको ऊपर स्क्वायर और S। अब G से, 2G से क्या हो जाएगा? एक ग्रंथि हो गया, एक गलगंड हो गया। 2A से क्या हो जाएगा? अपची होगा, अर्बुद हो जाएगा, और S पर क्या हो जाता है? श्लीपद हो जाता है। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। कभी कभी क्या करते हैं, ये 5 व्याधियां दे देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि पूछ देते हैं कि रोहिणी त्वचा पर कौन सी, किस व्याधि का अधिष्ठान है। इसी में से 1-2 ऑप्शन चेंज करके 4 ऑप्शन बना देते हैं। तो आपको बहुत एग्जैक्ट होना पड़ेगा। जी से अगर ऐसे याद करना चाहे, हालांकि सीधे ही याद हो जाता है बहुत आराम से, क्योंकि सुश्रुत निदान जब चैप्टर पढ़ते हैं तो एक ही साथ सब नाम मिल जाते हैं हम लोग को। बट G2A2S गैस याद करने के लिए ग्रंथि, गलगंड, अपची, अर्बुद और S से क्या हो जाता है? श्लीपद हो जाता है। लास्ट में अगर हम आवे तो मांसधरा के लिए देखिए, मांसधरा की मोटाई कितनी होगी? 2 व्रीहि। मांसधरा की मोटाई कितनी होगी? 2 व्रीहि। एक बात और देखिए, जो शाकाहारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? मांस को भाव नहीं देते हैं। तो मांस को भाव नहीं देना चाहिए, है ना। आज भी रिसर्च ये कहती है कि मांस नहीं खाना चाहिए, मांस को भाव नहीं देना चाहिए। तो मांस के साथ हम क्या याद कर लेंगे? भाव, BAV। ठीक है, B से क्या हो जाएगा? B से क्या होगा? भगंदर, A से क्या होगा? अर्श, और V से क्या हो जाएगा? विद्रधि। हालांकि आप पढ़ते पढ़ते जब हैबिचुअल हो जाते हैं तो आप सीधे बोल देते हैं भगंदर, विद्रधि और अर्श। ये 3 नाम आपको कहाँ मिल जाता है? ये 7वीं त्वचा में, या कह सकते हैं मांसधरा त्वचा में। 2 मिनट में देख लेते हैं एक बार फिर से। पहली अवभाषणी है, प्रमाण कितना होगा? 1/18। व्रीहि में व्रीहि ध्यान रखेंगे, वर्ण को अवभाषित करने वाली, 5 प्रकार की छाया को प्रकाशित करने वाली, सीप की तरह अवभाषित होने वाली, सीप, सिद्म और पद्मकंटक अधिष्ठान हो जाएगा। लोहिता 1/16 होगा। वतन के लिए वतन, वतन से व्यंग, तिलकालक, नक्श। श्वेता क्या होगा? MCA की है, MCA से क्या करेंगे? मशक, अजगलिका और चर्मदल। इसके बाद किक्कू और विक्कू याद कर लिए थे, किक्कू और विक्कू। देखिए चौथा और 5वां, किक्कू और विक्कू। की से क्या होगा? किलास, कु से कुष्ठ, विसर्प और कुष्ठ। और जो रोहिणी होती है, गैस से याद, गैस जो बढ़ता है तो लोग रोने लगते हैं। G2 स्क्वायर, 2G है, 2A है और 1 S है। ग्रंथि है, गलगंड है, अपची है, अर्बुद है और श्लीपद मिल जाएगा। और मांसधरा की जब बात करते हैं तो मांसधरा को अगर देखिए तो भाव से याद किए थे, मांस को ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए। B से भगंदर, A से अर्श और B से विद्रधि हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ कहते हैं कि 7 त्वचाओं के जो प्रमाण या उनकी मोटाई का वर्णन किया गया है, ये केवल मांसल स्थानों के लिए है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अमूमन लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, आपको कतई अवॉइड नहीं करना है। ललाट नाम देखिएगा, या छोटी अंगुलियों की त्वचा का नहीं, क्योंकि इन स्थानों की त्वचा क्या होती है? पतली होती है, तनु होती है। मतलब ये जो आपको त्वचा के बारे में सारी बात कही गई इस प्रमाण को लेके, वो शरीर के मांसल स्थानों का होगा। ललाट या अंगुलियों की त्वचा के लिए ये बात नहीं कही गई है। ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा ये ध्यान रख सकते हैं, कौन से 2 ऐसे अंगों के नाम दिए हैं।
जिनकी त्वचा के प्रमाण को इन्होंने नहीं माना हुआ है। त्वचा की उत्पत्ति को अगर देखें तो तीनों आचार्यों को ध्यान से देखिए। रस से उत्पत्ति सुश्रुत कहते हैं, रक्त से उत्पत्ति वाग्भट कहते हैं और मांस से उत्पत्ति चरक कह देते हैं। ठीक है, ये आराम से याद कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। वाग्भट ज़्यादा अथेंटिक बोले हुए हैं और इन्होंने श्लोक के साथ बताया हुआ है, बाकी लोग तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहे हुए हैं। इनके श्लोक को देखिए, वाग्भट को कहते हैं अष्टांग हृदय ने रक्त से त्वचा की उत्पत्ति मानी है। अब एक बार सवाल पूछा गया था, केवल यही यहाँ फिल इन द ब्लैंक करना था, समझिएगा। सप्त त्वचो, हाँ, तत्र सप्त त्वचो असृजा। असृजा मतलब रक्त से उत्पन्न, असृग जो है रक्त का पर्याय है, रक्त को कहते हैं। तो तत्र सप्त त्वचो असृजा पच्यमान प्रजायन्ते, यहाँ आगे कहते हैं क्षीर संतानिका इव, क्षीर संतानिका इव। क्षीर और संतानिका वाला उदाहरण ये वाग्भट भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो अष्टांग हृदय का श्लोक है, ध्यान रखिएगा। हृदय संख्या कितनी मानते हैं? 7, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ का रेफरेंस है तो ध्यान रखिएगा हृदय का होगा, संग्रह का नहीं होगा, क्योंकि संग्रह कितनी त्वचा माने हुए हैं? 6 त्वचा माने, मतलब वृद्ध वाग्भट 6 त्वचा मानते हैं, अष्टांग हृदय 7 त्वचा माने हुए हैं। क्षीरात संतानिका इव, ये ध्यान रखेंगे, असृजा ध्यान रखेंगे। बाकी जैसा चरक सुश्रुत कहते हैं, लगभग वही तरीका इनका भी कहने का है। आगे ये कहते हैं इस महाभूत युक्त शरीर में रक्त की धातु उष्मा से, रक्त की धातु उष्मा से परिपाक होने पर 7 त्वचाओं की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार दूध को अग्नि पर गर्म करने पर ऊपर मलाई आ जाती है। तो बात वही रिपीट हो रही है। यह 3 इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम देख सकते हैं। अक्सर जो है हम लोग के एग्जाम में पूछा भी जाता है। शारंगधर ने त्वचा को धातु का मल कहा है, पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे। शारंगधर पूछा गया है नाम देके, शारंगधर ने त्वचा को धातु का मल कहा है, ऐसे गोला कर सकते हैं। शारंगधर ने सुश्रुत के मांसधरा कला, ध्यान दीजिएगा, मांसधरा कला के स्थान पे स्थूल धरा कहा है, स्थूल धरा कहा है। जो मांस धरा, बल्कि कला न बोलेंगे, त्वचा के लिए कहा इन्होंने, स्थूल धरा का वर्णन किए हैं। और आचार्य डल्हर ने त्वचा की मोटाई 6 व्रीहि मानी है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। सुश्रुत ने तो अलग अलग त्वचा बताया है, 1/18, 1/16, 1/12, 1/8, 1/5, 1 और 2 व्रीहि। पूरी 7 त्वचाओं का प्रमाण इन्होंने 6 व्रीहि बताया है। तो एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, डल्हर ने त्वचा की मोटाई कितनी बताई है? 6 व्रीहि बताई है। इसमें इतनी ही चीज़ें ध्यान रखने की थी। लास्ट में हम देख सकते हैं त्वचा की पंचभौतिकता, चूँकि आयुर्वेद का पंचभौतिक सिद्धांत ही बहुत प्रमुख है, प्रसिद्ध है। और हम त्वचा की पंचभौतिकता को सिद्ध करने के लिए ये स्टेटमेंट देख सकते हैं, आकाश मिलेगा, वायु मिलेगा, अग्नि मिलेगा, जल मिलेगा और पृथ्वी मिलेगा। चूँकि आप प्रॉप में है, अगर लिखना होता है, अगर 10 नंबर के सवाल आएंगे तो ये सब चीज़ हम लिखते हैं तो थोड़ा और अच्छा हो जाता है, नंबर भी अच्छा मिलेगा। त्वचा में अनगिनत छिद्र कह लीजिए या रोमकूप कह लीजिए, रोम नहीं रोमकूप, ये आकाशीय भाव होगा। आकाशीय भाव का मतलब खाली स्पेस जो हो, तो अनगिनत छिद्र कह लीजिए या रोमकूप कह लीजिए, आकाशीय भाव में आएगा। यह स्पर्श का ज्ञान कराने वाली इंद्रिय है और स्पर्श ज्ञान वायु से होती है। यहाँ वायुवी भाग मिल गया। अग्नि के लिए कहते हैं त्वचा के जो प्रभा और वर्ण आदि हैं वो सब किस तत्व में आएंगे? अग्नि तत्व में आते हैं। त्वचा के रस लसिका, ध्यान रखिएगा, त्वचा में जो रस होगा, लसिका होगा, स्वेद आदि भाव होंगे, वो सब किस में आएंगे? जलीय भाव में आएंगे। और पृथ्वी भाग, शरीर कड़ा भाग जो हार्ड पार्ट होगा पृथ्वी, उसमें देख सकते हैं चर्म हो गया, केश हो गया और रोम आदि, ये सब किस भाव में आएंगे? पार्थिव भाव में आएंगे। तो इस तरह करके जहाँ आवश्यकता होती है हम पंच महाभूतों के सिद्धांत को ऐड करते हैं, पंच भौतिकता को आराम से यहाँ सिद्ध कर सकते हैं। छिद्र हो गया, रोमकूप हो गया, आकाशी होगा। स्पर्श ज्ञान किसका भाव होगा? वायु से होगा। प्रभा और वर्ण आदि जो प्रकाशित होगा अग्नि तत्व के होंगे। रस है, लसिका और स्वेद आदि भाव ये जलीय भाव होंगे। चर्म है, केश है, रोम आदि ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये सब पार्थिव भाव के अंतर्गत आएंगे।
तो क्या क्या पढ़ना है ध्यान रखिएगा। सबसे पहले त्वचा की सामान्य परिभाषा क्या होगी, फिर त्वचा की उत्पत्ति कैसे होगी, त्वचा की संख्या कितनी होगी, ध्यान रखिएगा, पूरा जैसे आपको बताया गया वैसे रखेंगे। फिर उसके बाद जो कौन कौन सी व्याधियाँ चरक के अनुसार और कौन कौन सी व्याधियाँ सुश्रुत के अनुसार किस त्वचा में उत्पन्न होती हैं वो आपको ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ आप सामान्य रूप से त्वचा की उत्पत्ति किसने किससे माना है ये ध्यान रखेंगे। अष्टांग हृदय अश्लिग्जा वाला श्लोक ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा गया है। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि त्वचा को पंचभौतिक से दहन या त्वचा की पंचभौतिकता को इस तरह करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ये था और पीजी के भी परीक्षाओं में ये बहुत पूछा जाता है सवाल है, इसलिए कोई भी चीज़ अगर आप याद करते हैं तो पक्के तरीके से याद कर लीजिए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। थैंक यू।